और मैं अमित लांबा। आप मुझे जानते ही होंगे। मैं आज का एजुकेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। उससे पहले आज हमने वर्कआउट करा। वर्कआउट बहुत ही लाजवाब था। अजयपाल सर ने वर्कआउट कराया, तो उम्मीद है कि सबने वर्कआउट करा होगा। वर्कआउट करने से हमारा 20% का जो टारगेट है वो पूरा हो गया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस 20 मिनट की 10 मिनट की वर्कआउट के बाद एजुकेशन जो होती है इसको जरूर सुने। इतनी जल्दी मतलब लीव ना करें। लीव करने से नुकसान तुम्हारा ही होगा। और अगर आप सुनोगे तो इसमें जरूर कोई ना कोई बेनिफिट आप लेके जाओगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, सीधे एजुकेशन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का पहले मैं मतलब समझा देता हूं। जो लोग तादाद से ज्यादा वजन जिनका है, तादाद से ज्यादा जो मोटे हैं, वो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सब रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओबेसिटी के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिक, स्पेशली मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, उससे रिलेटेड कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो समझने बहुत जरूरी है। और अगर आज आपने ये मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेज समझ लिए तो आप समझ जाओगे कि ओबेसिटी को, इससे निजात पाना कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है। फ्रेश लेके बैठ जाइए, उसके बाद फिर आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं इंजीनियर अमित लांबा और मेरे हेड कोच जो हैं श्री अजयपाल जी हैं। तो आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आपने इसको ध्यान से सुना तो आपको समझ में आएगा कि हम ओबेसिटी को इतना क्यों महत्व देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने ग्लैंड के बारे में समझना। जो हमारी बॉडी है इसमें बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है? एक थैलियां होती हैं और इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स भरे होते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, टेस्ट और गुस्सा, खुशी, ये सारी चीजें हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी में। तो करीब 9 हमारी थैलियां होती हैं पूरी बॉडी में मोटे तौर पे। उनमें से स्टार्ट हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, सबसे ऊपर होता है। उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर थायराइड हार्मोन होता है, फिर उसके बाद हमारा किडनी एक हमारा ग्लैंड है, पेंक्रियास है, फिर उसके बाद हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव हमारे होते हैं जो मेल्स में हमारे टेस्टिकल्स हैं, फीमेल्स में हमारे ओवरीज वगैरह हैं। ये सारे हमारे ग्लैंड होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ भरा होता है। तो जब कुछ रिएक्शन करना होता है तो ये क्या करते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। और थायराइड है जैसे, तो ये सारे जो है हार्मोन्स हमारे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बॉडी के लिए बहुत सख्त जरूरत होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम आता है। और एंडोक्राइन सिस्टम इसको कह देते हैं, जैसे स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसी एंडोक्राइन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो अभी हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड के ऊपर। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन के बेस में लगा होता है। और अगर इसके बारे में मैं समझाऊं आपको मोटे तौर पे, तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है। जैसे हमारे घर के अंदर एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बना दिया जो सारा टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करेगा, सब कुछ देखेगा। ये सेम उसी तरीके से है। ये हमारा, इसके साथ एक पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं। ये जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये कंट्रोल कराता है सारे ग्लैंड्स को। मतलब कुछ तो हार्मोन्स ये रिलीज करेगा, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो बाकी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन यहां से निकलेगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल हार्मोन वो यहां से निकलेगा। ये इसको जाएगा यहां से, फिर ग्रोथ हार्मोन्स निकलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड है जो ये नीचे से हमारे मतलब पेंक्रियास के साथ में होते हैं। यहां से हार्मोन जाएगा उसको, वो उसको कंट्रोल कराएगा। थायराइड का हार्मोन है, जैसे TSH आपने सुना होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो आता है थायरोक्सिन से, थायरोक्सिन ग्लैंड से। लेकिन वो हमेशा मॉनिटर करता है ये मतलब यहां से TSH रिलीज होगा, उसके बाद हमारा यहां से बाकी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, ये रिमोट कंट्रोल है। बाकी जो चीजें हैं वो एक तरह से मेन ग्लैंड यही है, उन सबको कंट्रोल यही कराता है। तो इनके इसके कुछ पार्ट्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे ये कुछ हार्मोन्स रिलीज कराएगा। ये ऑप्टिक कायोज में है। ये इसके कुछ पार्ट हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारी जैसे आंखों की जो नसें होती हैं उनको बाइफ्यूरिकेट करने का काम करता है। सुप्राकायोस्मेटिक न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा एक तरह से रिसेप्टर है, यानी जब कुछ हो रहा है बॉडी में तो उसको रिसीविंग करने के लिए ये है सुप्राकायोस्मेटिक न्यूक्लियस। इसका सर्केडियन रिदम हम अगर बात करते हैं, जैसे बॉडी की एक मास्टर क्लॉक होती है, ये वही है। मास्टर क्लॉक को जब हम कहते हैं ना कि रात हो गई दिन हो गया, बॉडी को एक टाइमर की जरूरत होती है। कोर्टिसोल लेवल्स अपने आप इंक्रीज करने होते हैं दिन के समय में। कोर्टिसोल से इंक्रीज नहीं होंगे तो हम जागेंगे नहीं, सोते रह जाएंगे फिर। ये सारी जो बॉडी, और हाँ इसके साथ हमारा जैसे आपने सुना होगा क्रोनिक हमारा हाइपरटेंशन है, यानी किसी को जन्मजात हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसमें कुछ मेल फंक्शन रहा होगा सुपर कैजमेटिक न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से हमारी वो रिदम खराब हो जाती है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, तो प्रॉब्लम
यहाँ पे है, तो ये सब इसी का पार्ट है। लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले हिस्से में बात करेंगे, लेटरल हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा हंगर से रिलेटेड पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो हमें इससे मतलब ज्यादा है, बाकी चीजों के हम बारे में बात कम करेंगे। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी हंगर से और हमारी जो है भूख से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भूख होती क्या है। एपेटाइट, नाम सुना होगा एपेटाइट। भूख का मेन उद्देश्य होता क्या है और भूख होती क्या है, पहले तो इसको केमिकली समझते हैं कि भूख होती क्या है। एपेटाइट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बॉडी का जिसमें मल्टीपल हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं और वो ब्रेन को जाके कुछ बोलते हैं, वो ब्रेन को जाके कुछ चीजें बोलते हैं कि भाई आप, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, आप ऐसा करो। इसको एक हंगर नाम दे दिया है, एपेटाइट नाम दे दिया है। उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। न्यूरल सिग्नल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हार्मोनल सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे लेप्टिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और ग्रेलिन है, इसके बारे में हमने कई बार बात करी है। और न्यूट्रिएंट सिग्नल भी हैं कुछ, ये सारे सिग्नल्स मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं जाके दिमाग के अंदर, एक ताना बाना बुनते हैं जिससे हमें कुछ रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जिसको हम एपेटाइट कर देते हैं। भूख, हम कहते हैं ना कि भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, ये जो हो रहा है ये प्रोसीजर, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कोई चीज खाने का मन कर गया, वो खाने का मन करने के पीछे कुछ हार्मोन्स हैं, वो उसको एपेटाइट कह दिया जाता है। इसमें बहुत और भी चीजें हैं, फैटी एसिड्स का टूटना है, अमीनो एसिड्स का है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं तब भूख लगती है हमें। तो भूख लगना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसको भूख नहीं लगती है वो प्रॉब्लम है। तो एपेटाइट आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, हार्मोन्स के सर्किट में हमारा जो सर्किट है पूरा, जो हार्मोन्स का जो ताना बाना हमारी बॉडी में हो रहा है, इसमें स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ सिग्नल्स आते हैं, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन से आते हैं, कुछ पेंक्रियास से आते हैं, इंसुलिन आपने सुना होगा। एडिपोज टिश्यू से हमारे कुछ सिग्नल्स आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जो हम जो बर्न कर रहे हैं ना, अभी जो आपने एक्सरसाइज करी, जो आपने खाना खा के, न्यूट्रिशन खा के जो एडिपोज टिश्यू बर्न करे, जो हम फैट सेल्स को बर्न कर रहे हैं जिससे हमारी वसा खत्म हो रही है, इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं साइंस की टर्म्स में। जब कभी अगली बार आप सुने एडिपोज टिश्यू, तो हम फैट की बात कर रहे हैं। फैट नाम की कोई चीज असल में होती नहीं है साइंस की भाषा में, वो हम वैसे उसको फैट बोल देते हैं, मोटापा। एक्चुअल में टेक्निकल टर्म्स में इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एक्चुअल में एक टिश्यू है, बॉडी का पार्ट है ये, और उस टिश्यू से कुछ सिग्नल्स रिलीज होते हैं। वो हम जब भी मैं अगर एडिपोज टिश्यू की बात करूंगा तो समझ लेना मैं फैट की बात कर रहा हूं। और ये सारे जो सर्किट है, ये सारी चीजें कुछ सेंसेशंस क्रिएट करती हैं हमारी बॉडी में, जिसको हंगर कह देते हैं या सेटाइटी कह देते हैं। सेटाइटी का मतलब होता है हिंदी में तृप्ति, यानी जैसे हम कहते हैं ना तृप्ति हो गई भाई, खाना खा लिया मजा आ गया, इसको सेटाइटी कहते हैं साइंस की भाषा में। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स का एक पार्ट है। और आपने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था वो ब्रेन के पास था। इसकी एक वजह है, ईश्वर ने इसको ब्रेन के पास इसलिए बनाया है क्योंकि इसका आदान प्रदान डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के साथ लेना देना है। जैसे मान के चलिए मुझे भूख लगी, भूख लगी तो कहीं ना कहीं ब्रेन सेंस कर रहा है, तो ये ब्रेन को बिल्कुल रिसेप्टर उसके नजदीक होने चाहिए, इसलिए उसको बिल्कुल उसके बेस में बनाया है। आप देखोगे एड्रेनलिन ग्लैंड हो गए, टेस्टिकल्स हो गए, ओवरीज हो गए, ये बाकी बॉडी में नीचे है, दूर है, इनका नर्वस सिस्टम से इतना खास लेना देना नहीं है। लेकिन जो भूख है ये हमारी डेली की प्रक्रिया है, ये हर समय हमारा मेटाबॉलिज्म एक रेगुलेशन हो रहा है, तो इसलिए नर्स ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके नजदीक इसको बनाया है। अब कुछ हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे ग्रेलिन है, ये हमारा स्टोमक से आता है, ग्रेलिन हार्मोन के बारे में थोड़ा जानेंगे। लेप्टिन है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, ये लेप्टिन हार्मोन बार बार आएगा, इसको समझ लेना। ये जो हमारा फैट है, जो बॉडी में हमारा फैट जमा हुआ है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको लेप्टिन कहते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन करें। तो लेप्टिन हार्मोन हो गए, ये ग्रेलिन हो गए, ये सारे हार्मोन्स कहीं ना कुछ इफेक्ट कर रहे हैं बॉडी में। तो कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी हमारे एक ब्रेन का ही पार्ट है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का पार्ट है। ये सारी चीजें मिल मिला के कुछ ना कुछ बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं। अब उसको फंक्शन को समझते हैं, होता क्या है, देखिए ये हमारा सारे ग्लैंड के सिस्टम हमने समझाए। हमारा स्टोमक है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जब हम खाना खाते हैं, ग्रेलिन कहते हैं, ये बताता है कि भाई पेट भर गया, अब बंद करो खाना। एक हमारा हार्मोन है लेप्टिन, ये हमारा फैट से जनरेट होता है, जहां भी हमारा फैट है पूरी बॉडी में वहां से लेप्टिन जनरेट होगा। पेंक्रियास से हमारा इंसुलिन जनरेट हो गया। ये सारे हार्मोन्स जा कहाँ रहे हैं, ये सारे देखो आप रिसेप्टर्स के पास जा रहे हैं, ये रिसेप्टर है मेरे, इस हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स के पास सारे हार्मोन्स पहुंच गए। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इंसुलिन रिसेप्टर हो गए, ये एलईपीआरबी, ये सारे रिसेप्टर हैं, ये कुछ ना कुछ सारे हार्मोन्स को रिसीव करके फंक्शन करते हैं।
अब देखिए ये हमारा न्यूरॉन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, ये आदान प्रदान करेगा रिफ्लेक्सेस को, यानी कुछ सेंस किया, इसके बिहाफ पे कुछ रिफ्लेक्सेस दिए, रिफ्लेक्सेस आए हमारे न्यूरॉन्स के पास, यहां से इसने कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स दिया, जैसे सेटाइटी हो गया, भाई तृप्ति होगी, इसके बाद या भूख लगना या खाना खाना, जो रिसीविंग का काम हो रहा है, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हमारे हार्मोन्स पे। अगर ये मान लीजिए हार्मोन कट हो गया तो ये फंक्शन भी कट हो जाएगा। ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब है कि एक्शन बेस्ड ऑन द फीडबैक्स, अगर फीडबैक गलत हो गए तो एक्शन भी गलत होगा। तो ये एक्शन हमारा जो है ये सही रहने चाहिए। ये कैसे सही होंगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बिगड़ जाते हैं, हार्मोन्स का डिसऑर्डर कह देते हैं ना, कि हार्मोन बिगड़ गए, तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है इस लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, तो वहां हमें एक्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है जी। ये अब हम फैट सेल्स के बारे में बात करें। अब समझ लीजिए ये जो हम जो फैट बर्न कर रहे हैं ना, ये है वो, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है, यानी एक हमारी एडिपोसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक हमारी हमारी सेल होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म होता है। अब गहराई में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस हिस्से को समझते हैं। मैंने खाना खाया, एक्सेस ऑफ एनर्जी जो हुई वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर हुई है, वो ये स्टोर यहाँ पर हुई है जाके, ये फैट के रिजर्वॉयर्स होते हैं हमारे फैट सेल्स में, वहां जा जाकर ये इकट्ठा होता चला जाएगा, ये एडिपोज टिश्यू बन जाएगा। जो हम बर्न कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में इसको बर्न कर रहे हैं, यही फ्यूल है। और ये बुरा नहीं है, ये बनाया गया है, किसी वजह से बनाया गया है, लेकिन उसकी जरूरत आती है नहीं आती है, ये हम ये स्थिति पर डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारा साइंटिफिकली इस तरीके का प्रोसीजर होता है, यहाँ पर हमारा एडिपोज टिश्यू इकट्ठा होता चला जाता है। ये फ्यूल है, एक तरह से तेल है, तेल की टैंक है ये, समझ लीजिए। अब देखिए जो फैट है, अब मैंने कहा कि फैट जमा होता चला गया। अब दो तरह का फैट जमा होता है, मतलब ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम बात करें, डीपर में नहीं जाएंगे। एक हमारा ब्राउन फैट हो गया, एक हमारा व्हाइट फैट हो गया। ये वो ब्राउन फैट है जो हमारे इस तरह का एडिपोज टिश्यू होता है, जो कि हमारी बॉडी को सख्त जरूरत है इसकी, इससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये डेली के डेली यूज हो जाता है, डेली के डेली जनरेट हो जाता है, इस पे हम नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम है ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू है व्हाइट वाला, व्हाइट जो हमारा फैट है, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। यही है वो जो हमारे पेट पे, छाती पे और हाथों में, ये जो ओबेसिटी का मेन कारण है वो ये है। ये इतनी आसानी से जाता नहीं है, इसका तरीका है, इसको जाने ले जाने का एक तरीका है, इसका मॉलिक्यूलर बेस है एक, और हमें उसके लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। ये वो चीज है जो हमें परेशान करती है। देखिए इसको अगर देखा जाए, ये ब्राउन हमारा जो फैट है, ये देखिए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है जी, इसको लिपिड ड्रॉपलेट कह देते हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं जो हिस्से। लेकिन व्हाइट में आपको दिख रहा है कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जुड़ा हुआ आपस में माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये है जो इससे ये हमारी एनर्जी जनरेट कराएगी और इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक तरह से बड़ा धब्बा है, एक तरह से मतलब पूरा एक फैट का सोर्स है बड़ा, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है। ये हमारी एनर्जी की जरूरत होती है, न्यूक्लियस को, हमारी बॉडी को, सेल्स को इटसेल्फ जरूरत होती है, तो उसके लिए काम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, तो हम जो बढ़ा रहे हैं वो ये बढ़ा रहे थे। अब देखिए वेट गेन के प्रोसीजर को समझते हैं, होता किस तरीके से है। और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया गया कि इसमें भी वेट गेन जो होता है ना, इसमें सेलुलर लेवल पे एक ऐसी चीज हो रही है जो हमें समझने की सख्त जरूरत है। ये हमारा एडिपोज टिश्यू है, 4 एडिपोज टिश्यू इसमें दिखाए हुए हैं जैसे सेल्स। हमने वेट गेन करा तो होता क्या है, नंबर ऑफ फैट सेल्स नहीं बढ़ते हैं, वो बाद में बढ़ते हैं, बहुत देर में जाके बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैट सेल्स नहीं बढ़ते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं, हमारी एक ही सेल वो बढ़ती चली जा रही है। ये 4 छोटी सेल्स थी, ये देखिए 4 बड़ी सेल्स होगी। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जिसके बाद ये 4 सेल क्या करेंगी, नए रीजनरेट करेंगे छोटे छोटे सेल्स को, फैट सेल्स को। यहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब मान लीजिए 2 नई सेल इकट्ठी होगी, अब ये भी बल्क होनी स्टार्ट होगी, तो एक समय पे आएगा ये जो 4 सेल थी, अब वो 6 सेल होगी, 6 एडिपोज टिश्यू बन गए बड़े। अब हमने वेट लॉस किया, वेट लॉस अगर होगा, अब समझिए हमने वेट लॉस किया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मैंने वेट लॉस किया तो हमारे 4 सेल बड़ी थी, वो छोटी होकर 4 सेल ही रह गई। यहां 8 सेल बन गई थी, वेट लॉस किया, यहां अभी भी 8 ही सेल बनी है। आपने वेट लॉस तो कर लिया, लेकिन सेल मेरी 8 ही रही। इसमें नुकसान क्या हुआ, इसमें नुकसान ये हुआ कि वेट लॉस तो हो गया, लेकिन जो लटकने वाली खाल होती है, जो वो कहते हैं ना कि दिख जाता है भाई फैट लॉस हुआ है, गंदा वाला, ये वो है। मतलब क्योंकि आप एक लेवल से नीचे तो सेल को लेकर नहीं जा सकते ना, एक लेवल पर जाके सेल रुक जाएगी। अब वो इतनी मात्रा में बन चुकी हैं सेल हैं कि वो दिखाई तो देंगी ना, आप एक लोएस्ट लेवल से नीचे नहीं ले जा सकते। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, बिकम्स स्मॉलर देन देयर नॉर्मल साइज। आप उसको
मिनिमम साइज पे ले जाकर रोक सकते हो, उससे नीचे तो नहीं ले जा सकते। अब जो मिनिमम साइज पे आ चुकी है वो दिखेगी। इसलिए प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप वक्त रहते ही फैट लॉस कर गए तो ठीक है, अगर एक लेवल से अगर आप ओबीस हो गए तो फिर आप वेट लॉस कर लोगे, लेकिन आप एक अट्रैक्टिव बॉडी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने कम कर लिया लेकिन नंबर ऑफ सेल्स आप हटा नहीं सकते। फिर सर्जरीज होती हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी होगी, फलाना सर्जरी होगी, कट डाउन कर दिया, वो चीजें करवानी होती हैं फिर। तो अभी भी मतलब हमारे पास समय है, अगर हम फैट लॉस को हेल्दी फैट लॉस बना सकते हैं तो हमारे पास यहां तक का समय है। अगर एक लेवल पे ओबेसिटी पहुंच गई तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, और हो भी जाएगा तो फिर आपको फिर सर्जरीज के माध्यम से चीजें समझनी पड़ेंगी। कुछ काम है पापा जी? तो अभी हम एडिपोसाइट पे चलते हैं, फिर से हम उसी फैट सेल्स पे चलते हैं जो हम बात कर रहे थे। ये फैट सेल्स ने मेरे 3 हार्मोन्स जनरेट कराए, लेप्टिन, रेजिस्टिन, एडिपो, नेक्टिन। तो ये तीनों हार्मोन्स के अपने अपने काम है, सारे हार्मोन्स अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब हम फिर से हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास पहुंच गए। मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस रिसीव करेगा सिग्नल्स को, जगह जगह से सिग्नल्स आएंगे। सेम सिग्नल मेरा एडिपोज टिश्यू से, जो मैंने बताया तीनों हार्मोन्स आए, लेप्टिन और जो मेरे तीनों सेल हार्मोन्स थे, वो सीधे गए इस हाइपोथैलेमस के पास। अब ये यहां से डिसाइड करेगा कि भाई करना क्या है, भूख में डालना है, स्टारवेशन में डालना है, या तृप्ति हो गई है, जो कुछ भी हुआ है, ये हाइपोथैलेमस का काम रहेगा एक तरह से। अब देखिए, एडिपोज टिश्यू जब ज्यादा होंगे हमारे पास, तो हमारे पास लेप्टिन हार्मोन हमारा ज्यादा ट्रेवल करेगा। जब हमारा फैट कम होगा तो लेप्टिन हार्मोन कम ट्रेवल करेगा। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेप्टिन की, तो जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा लेप्टिन हाई। अभी मैं रिलेट कराऊंगा इसको बाद में, सारा मैं लेखा जोखा एक बनाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा ये क्यों इतनी मतलब तामझाम में हम घुसे हैं। कम एडिपोज टिश्यू कम लेप्टिन हार्मोन, ज्यादा एडिपोज टिश्यू ज्यादा हार्मोन, यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये एनर्जी एक्सपेंडिचर में आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये हमारा स्टिमुलेंट है सारे, जहां से हमारा जितने भी आया खाना हमने खाया या जो कुछ भी खाया वो यहां से रिलीज होते हैं सारी चीजें। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये कमांड देगा इसको और ये कमांड देगा हमारे रिफ्लेक्सेस को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है हाइपोथैलेमस। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना पीना, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस कर रहा है। सर्केडियन रिदम होगी, और एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल था पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो मैंने बताया थायराइड, टीएसएच। हम T1 T2 जो थायराइड की बात करते हैं, वो टीएसएच एक करके हार्मोन होता है, वो यहां से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, वहां से फिर मेरे T1 T2 जो है वो रिलीज होंगे। तो ये कंट्रोल करने वाले सिग्नल का कंट्रोलिंग सिग्नल है। तो हाइपोथैलेमस ही हमें बताएगा कि भाई खाना खाना है या नहीं खाना है। ये हमें फीडिंग का स्टिमुलेंट है एक तरह से। भूख नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम इसमें है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम इसमें है। अब देखिए, इस साइकिल को समझते हैं, इस साइकिल को समझते हैं। देखिए, मॉडल है ये पूरा, लेप्टिन कैसे कैसे हमें भूख लगाता है। सबसे पहले हमारा यहां से लेप्टिन रिलीज हुआ एडिपोसाइट से, जो हमारा फैट सेल्स है वहां से एक लेप्टिन रिलीज हुआ, लेप्टिन गया दिमाग पे। यहां से जाने के बाद इसने फीडिंग के लिए हमें उकसाया, हमने खाना खाया, खाना खाया फिर से हमारी एडिपोसाइट बन गई, फिर से फूड ने मतलब हमारा एक फैट जनरेट कराया, फैट ने फिर लेप्टिन रिलीज कराया, लेप्टिन ने फिर हमारे ब्रेन को फीडिंग के लिए बोला। तो ये एक क्लोज लूप बन गया। प्रॉब्लम इसी में ही है। अब अगर यही कहीं ना कहीं ब्रेक कराना है हमें, ये लूप अगर ब्रेक कराना है तो कहीं ना कहीं हमें कटौती करनी होगी। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, लेप्टिन को इंड्यूस कर लेते हैं, अब इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं कि भाई फीडिंग का मन तो कर रहा है लेकिन इसको काट दो, खाना नहीं खाना। प्रॉब्लम आ गई उसमें, क्योंकि ब्रेन तो मांग रहा है ना, ब्रेन मांग रहा है और वो नॉर्मल है, आपने यहां से काट दिया कि नहीं खाऊंगा जी, तो प्रॉब्लम आ गई कहीं ना कहीं। हम क्या करते हैं, इससे बाहर काम करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जैसे यहां से लेप्टिन रिलीज करा, हम क्या करते हैं, इसको ही बर्न कर देते हैं ना सीधा। हम इसको बर्न कर देंगे तो लेप्टिन भी कम हो जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा तो ब्रेन भी डिमांड कम करेगा, खाना भी कम खाएंगे, एडिपोसाइट्स भी हमारे कम बनेंगे। तो हम इस सबसे बाहर काम करें तो हमें फायदा है। अगर हम इसमें रह के काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जो लोग स्टारवेशन करते हैं, जो आपने सुना होगा, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है जिसमें हम 12-12 20-20 घंटे रोटी नहीं खाते हैं, तो वो यहाँ इस लेवल पे काम हो रहा है। मतलब बॉडी मांग रही है और आप उसको दे नहीं रहे हो। आप उस बांध को मजबूत कब तक करोगे जिसके पीछे पानी जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी इतने लेवल पे पहुंच जाएगा कि बांध टूट जाएगा। तो ये सस्टेनेबल, हमें इससे सेपरेटली हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये इसकी वॉल्यूम कम हो जाए।
उसी को हमें हेल्दी फैट लॉस कहते हैं, वरना होगा नहीं। ये फिर से उसके बारे में समझाया, हम इस पर नहीं जाएंगे। अब देखिए इस दो तीन हार्मोन्स के बारे में मैं बात करूंगा, मतलब छोटे छोटे उसमें। एडिपोनेक्टिन करके एक हमारा हार्मोन होता है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारा एक कार्डियो रिस्पॉन्सिव हमारा एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि ऐसा हार्मोन है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये हार्मोन होना बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन नहीं है हमारे पास, तो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, हमें इंसुलिन का पता ही नहीं लगेगा कि आया कि नहीं आया। ये हार्मोन हमारा होना जरूरी है। और ये आता कहां से? ये भी हमारा हमारा जो है, जो फैट सेल्स है वहां से जनरेट होता है। ठीक है, ये हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्टेन है, ये भी एक, इसके बारे में इतना ही जान लो कि ये भी हमारा एलडीएल जो हमारा हार्मोन होता है, ये लेवल्स होते हैं बॉडी में, एलडीएल कहते हैं ना, एलडीएल बढ़ गया घट गया, ये कहां से? रजिस्टेंस इसको कंट्रोल करता है। रजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा एलडीएल बढ़ेगा और बैड इफेक्ट्स होते हैं। यानी जो फैट सेल्स हम खा रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं हम, उससे हमारा एलडीएल भी कंट्रोल हो रहा है एक तरह से। तो इस पे भी हम जाएंगे, ये कहां दिक्कत करेगा आप समझ ही गए होंगे, मैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन कौन सा हार्मोन रिलेटेड है? वो रेजिस्टेंस रिलेटेड है। ठीक है, इसके बहुत बैड इफेक्ट होते हैं, इसको मतलब गंदे से गंदा हार्मोन माना गया है। अब देखिए हम फैट के बड़े से बड़े रिजर्वॉयर पे चलते हैं। मतलब मैंने कहा कि फैट इकट्ठा हुआ बॉडी में, तो सबसे ज्यादा फैट कहाँ इकट्ठा होगा? आप सोचो, ये जो एरिया है हमारा एब्डोमिनल जो है, इसमें सबसे ज्यादा फैट इकट्ठा होगा। इसके हमें क्या क्या परेशानी मिलेंगी? देखो, हमारा सबसे ज्यादा हायर टर्नओवर फैट का इस एब्डोमिनल एरिया में होगा। ये हार्मोनली मोर रिस्पॉन्सिव होगा। जब फैट ज्यादा होगा तो हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे इस एरिया से, एब्डोमिनल फैट से। फिर ये कह रहा है कि भाई देखिए, जितना भी एब्डोमिनल फैट है हमारी बॉडी में, वो हमारा अंदर वीन्स में जाने की कोशिश करेगा इस एरिया में, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में ही हमारी वीन्स, आर्टरीज, ये सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यहीं पे है। तो ये जो फैट जब इंक्रीज करेगा, तो ये वीन्स में और हमारे आर्टरीज में कहीं ना कहीं एक तरह से इफेक्ट डालेगा, जिसको हम वो विसरल फैट भी कह देते हैं। एक वो वाला फैट है ये। ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस दे दिया ना आपने उसे, लीवर के आसपास का डायरेक्ट एक्सेस दे दिया फैट को, कि जाओ और वीन्स में बाइसेक्ट करो उनको। उसके बाद देखिए, जो हमारा लीवर है, ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा अगर उसमें फैट पहुंच गया तो। इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी घटिया चीज है, इसके बिना तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ये आपने एक बार जमा कर लिया, हेल्थ मतलब फैटी लिवर जिसको हम बोल देते हैं, और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब देखोगे आपके इतनी परेशानी बन जाएंगी, इतनी परेशानी बन जाएंगी कि उसका समाधान करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एब्डोमिनल फैट सेल्स की बात कर रहा था, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है लीवर को। अब देखिए ओबेसिटी पे फिर से पहुंच गए कि हमारी बीएमआई अगर 30 से ज्यादा होती है, हम उसको ओबीस कह देते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी में चला जाता है आदमी। उससे 50 से ऊपर चली जाती है तो फिर सीवियर ओबेसिटी में चला जाता है। अब ये दो इंसान यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक हमारा है बॉडी मास इंडेक्स जिसका 25 के आसपास होगा, ये है जिसका 30 से ऊपर चला गया, तो ये ओबेसिटी कंडीशन होती है, जिसमें हमारा फैट बहुत ही ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। अब इसको असेस करते हैं ओबेसिटी को, कि ओबेसिटी किस तरीके से हमें असेस कर सकते हैं, कि किस में ज्यादा है, किस में कम है, किस में कैसी है। तो इसमें बताया गया है कि बॉडी मास इंडेक्स को, अगर वेट को आप डिवाइड कर दोगे हाइट से मीटर स्क्वायर में, तो आपकी बीएमआई का एक इंडेक्स निकल के आ जाएगा। तो 23 के आसपास होना चाहिए हमारा बॉडी मास इंडेक्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये उसका फॉर्मूला बताया कि हमें कंट्रोल कराना है उसको, 25 से नीचे रखना है। तो ये एक चार्ट बताया गया है एलबीएस में, और हाइट के हिसाब से। तो ये हमारा एक चार्ट है, लेकिन आप किलोग्राम वाले चार्ट को देखना गूगल पे सर्च करके, या हमारे कोच आपको शेयर करेंगे। सर आप हो सके तो उसको एक बीएमआई का शेयर करना, जिससे लोगों को पता लग सके मेरा इंडेक्स कितना। तो हमारी हाइट पता लग गई, ठीक है, यहां से हमें बीएमआई समझ में आ गया, तो अपने बीएमआई को हमें 23 पे लेकर आना पड़ेगा। ये अगर 23 में आएगा तो आप हेल्दी कैटेगरी में हो, अगर इससे ऊपर गया तो दिक्कत है, फिर आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, और ओबेसिटी से फिर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही है वो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो ये बताया गया अगर 18.5 से नीचे आपका फैक्टर निकल गया था तो आप अंडर वेट हो, फिर दिक्कत है। 18 से 24 है तो ये नॉर्मल रेंज में है, 23 ही माना जाना चाहिए वैसे, ये 25 अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 25 से 30 अगर है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में हो, आपको मॉनिटर करना अपने रिस्क को। इसमें आप सबसे ज्यादा बेईमान हो जाते हो अपने साथ। इसमें हमें यही नहीं सोचते कि भाई हमारे संग हो क्या रहा है। हम सोचते हैं ना तो हम बीमार हैं, ना ही हम ठीक हैं, हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं। ना तो बीमारी दिख रही है, ना कहीं हम फिट में हैं, तो बीच में चलता रहता है। इसमें 70% लोग आते हैं। फिर जहां बीमारी देखनी स्टार्ट हो जाती है, मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है, यहाँ हेल्थ रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं 30 से ऊपर जाते ही। एक है कोई, मैं देख रहा था मेरा सर्कल में ही है, 32 का बीएमआई निकल के आया, और वो कह रहा मैं फिट हूं। तो आपको असेस करना है अपने आप को। 35 से ऊपर जाते हैं तो आप सीवियर ओबेसिटी में चले जाते हो,
क्लास 2 में, और 40 से ऊपर जाते हो, 50 पे जाते हो, तो आप वेरी सीवियर में आ गए, फिर मतलब मेजर हेल्थ रिस्क है आपके साथ। तो हम खुशकिस्मती से ओवरवेट वाली कैटेगरी से में है या उससे नीचे हैं, अंडरवेट भी हैं तो भी उसके लिए दिक्कत है। तो ये उसके बारे में फिर बताया गया फिर से कि भाई इसके और भी तरीके हैं जांच करने के, कि हमारा वेस्ट एरिया जो है इससे भी हम मेजर कर सकते हैं कि हम इंक्रीज रिस्क में है। ऐसा नहीं है कि हम वेट अगर ठीक है, मान लो मेरा वेट ठीक है और पेट मेरा बढ़ा हुआ अजीब वो गरीब तरीके से, तो मैं अभी भी फिट में नहीं हूँ, फिट फिट कंडीशन नहीं हूँ। मान लो वेट ठीक है और मस्कुलर मेरे पास वेट ही नहीं है, मसल्स वेट ही नहीं है, सारा फैट वेट है, तो वेट कैटेगरी से तो मैं ठीक हो गया, लेकिन अभी मेरा सरकमफ्रेंस भी तो है, पेट अगर बढ़ा हुआ है अजीबोगरीब तरीके से तो भी मुझे दिक्कत है। तो वो उनके लिए ये फॉर्मूला बना है, वो यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको शेयर करूंगा, अभी हम उस पर नहीं चलेंगे। अब देखिए गायनोइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। ये हमारे दो तरह की बॉडी बताई गई है। एक है हमारी एप्पल टाइप ओबेसिटी या एंड्रॉइड टाइप कह देते हैं, एक होती है हमारी ये पीच टाइप ओबेसिटी या गायनोइड टाइप ओबेसिटी। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे मोटे होते हैं जिनका हिप्स एरिया मोटा होता है, तो हम बड़ा हंसते हैं उन पे, यार देखो कितना अजीबोगरीब आदमी है। एक है जिसका पेट बढ़ा हुआ है, कौन सा ज्यादा बेहतर है? देखो बेहतर तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही फैट है, लेकिन खतरा उसको ज्यादा है जिसका एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, जिसका पेट बढ़ा हुआ है। उसको प्रॉब्लम यूं है कि मैंने बताया था, वो लीवर को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया आपने, हार्ट को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, आर्टरीज को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया कि जाओ और जाके जमा हो जाओ विसरल फैट में। हिप्स पे मेरा ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो मुझे तंग करे। मेरा तो हार्ट सबसे ज्यादा अर्जेंट है ना। अब हार्ट पे कोई चीज लोड डाल रही है, लिवर पे डाल रही है, तो वो तो ज्यादा रिस्की है मेरे लिए। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना, जिसका पीच टाइप बॉडी है उस पे, उसको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, घबराना आपको है अगर पेट बढ़ा हुआ है तो। ठीक है जी, इससे आप एस्ट्रोजन, हमारे प्रोजेस्टेरॉन और सारे हार्मोन्स जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस वाली बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, इसको लेस हेल्थ रिस्क है एज कंपेयर टू अपर बॉडी ओबेसिटी। ठीक है जी, इसमें हमें ये ज्यादातर ये वाले हमारी प्रॉब्लम्स कब आती हैं, ज्यादातर जो उन लोगों में आती हैं जो लेडी हमारी मीनोपॉज की तरफ गई हुई है, यानी जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुकी है, उनको आपको ये दिखाई देगा कि ये पीच टाइप फैट बढ़ेगा। ठीक है, अपर बॉडी ओबेसिटी अपीयर्स उसके बाद होती है, जब आप अपना खान पान ठीक नहीं रख रहे हो, या आप मतलब ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो उसकी तरफ, तब ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है अपर बॉडी में। तो जी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ध्यान रखना, ये भी अगर अनबैलेंस है तो भी गड़बड़ है। ठीक है, अब ये एंड्रॉइड वाली डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऊपर वाला अपर बॉडी है, तो इसमें आ गया ये सारा बताया गया कि एब्डोमिनल फैट जो है रिलीज होती है लीवर के पास, तो लीवर को ज्यादा दिक्कत होती है। और टेस्टोस्टेरोन, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, इन दोनों से भी हमें प्रॉब्लम आती है अपर बॉडी वाला जो है। खाने का तो है ही रीजन, लेकिन कुछ और रीजन भी इसमें बता दिए हैं कि भाई इनसे भी प्रॉब्लम हो रही है। ये टाइप दिखाया गया, ये पियर टाइप नीचे से, ये अपर बॉडी वाला, एप्पल वाला ऊपर से, तो हम ज्यादातर ऊपर वाले ही हैं। ये पियर वाले जो है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है। तो कोलेस्ट्रॉल पे आते हैं हम। अब देखिए हम धीरे धीरे ना हर एक फैक्टर पे पहुंचते जा रहे हैं। अभी मैंने हार्मोन्स के बारे में बात करी, अब हम सेकंड मेजर कंपोनेंट के पास चलते हैं जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। 200 से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, नीचे है तो डिजायरेबल है, यानी ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिख रही है। लेकिन इसमें भी अगर ब्रॉडर टर्म्स में जाएंगे तो दिक्कत है। अगर मान लो एलडीएल इतना बढ़ा पड़ा है और एचडीएल भी बढ़ा पड़ा है, ठीक है, तो एलडीएल भी बढ़ा पड़ा है, एचडीएल भी बढ़ा पड़ा है, क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को तो टोटल कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, लेकिन भाई एलडीएल बढ़ना ठीक नहीं है ना। तो इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल एक पैरामीटर नहीं है बताने के लिए फिटनेस को। बॉर्डर लाइन हाई है, अगर 200 से 240 है, मेरा 260 था, ये हाई पे था, मैं उसको 192 पे लेकर आया हूं, तो मैं डिजायरेबल पे आ चुका हूं। ये खाने की देन से आता है, ओबेसिटी से आता है। आपका भी कम हो जाएगा, अभी मेरा 140 पे आ गया है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल को आपको मॉनिटर करना है। अब आते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे। ये बताया गया है कि भाई 40 से नीचे रहना चाहिए अगर एचडीएल है, ये 40 से ज्यादा होना चाहिए। 60 से ज्यादा हो तो और भी अच्छा है, हाई अच्छा माना जाता है। 50 के आसपास है तो बेस्ट है। 40 से अगर नीचे है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एचडीएल नहीं बढ़ रहा आपका, एचडीएल बढ़ाना है आपको। ये भी हमारा अभी जाएंगे आगे तो उसमें इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। अब आते हैं एलडीएल पे। कुछ लोगों का आपने देखा होगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। वो भी हमारा 100 से अगर ऊपर है तो मतलब 100 से ऊपर है तो दिक्कत है, 100 से नीचे है तो ठीक है। किसी किसी का 160 170 तक होता है तो ये वेरी हाई हो जाता है। अब आते हैं सबसे घटिया वाले उस पे, अगर वो इसमें है स्लाइड में, मैंने बनाया तो था ट्राइग्लिसराइड, वो आएगा आगे चल के। ट्राइग्लिसराइड सबसे गंदा हमारा फैट होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो ओबेसिटी तो छोड़ो, कार्डियोवास्कुलर को डायरेक्टली आपने इंजेक्ट कर दिया, कंटामिनेशन।
अब एटियोलॉजी समझते हैं ओबेसिटी की। एटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये हुआ कैसे, कहां से आया ये ओबेसिटी। पहली चीज बता दिया कि भाई जेनेटिकली हो सकता है, किसी आदमी को मतलब जेनेटिकली भी हो सकता है, किसी को सोशलाइजेशन से हो सकता है, भाई रोज जा रहे हैं दारू पी रहे हैं बाहर बैठ के, सोशलाइज ज्यादा हो रहे हो तो वहां से हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि भाई मैं रही ऐसी जगह पर रहा हूं जहां पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, या फिर कैंसरस खाना है, कंटामिनेटेड खाना है, वहां से हमें ओबेसिटी आ सकती है। एज की वजह से भी हो सकता है। और हमारे सेक्सुअल भी होता है कि भाई कोई मैन है उसको हो सकता है ओबेसिटी के पैरामीटर्स कम हो, फीमेल को ज्यादा हो। रेस के हिसाब से भी होता है, आपने देखा होगा कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो ओबीस होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। जैसे अगर चाइनीज को आप देखोगे, वो उनको मेटाबॉलिज्म कुदरत ने इतना बढ़िया दिया है कि वो फैट नहीं होते। लेकिन हम इंडियंस हो गए और जो अमेरिकन हो गए, इनका आप देख रहे हो कि रेस के हिसाब से भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हम पैदा ऐसी जगह पे हुए हैं, खान पान नहीं हमारा ऐसा। इकोनॉमिक स्टेटस भी कह सकते हैं कि किसी पे पैसे अगर ज्यादा खर्च करने के लिए हैं जंक फूड पे, तो वो भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल है, मेरा तो मन ही है जी, मेरा तो शराब पीने का मन है, तो साइकोलॉजिकल भी है। कल्चरल भी हो सकता है कि कल्चर ही ऐसा है कि जी दिन रात शादियां ही शादियां अटेंड कर रहे हो। इमोशनल भी है कि मैं अगर परेशान हूं तो ज्यादा ड्रिंक करता हूं, या परेशान हूं तो ज्यादा खाना खाता हूं। कुछ लोग स्ट्रेस बस्ट करने के लिए खाना खाते हैं, या पूरी रात नहीं सोएगा जो आदमी, उसको तो ज्यादा बैंड मिल गया खाने का, तो इमोशनल भी है ये। ठीक है जी। और सेसेशन ऑफ स्मोकिंग भी होता है, यानी कि अगर मैंने स्मोकिंग छोड़ रहा हूं तो मुझे तलब उठती है, तो तलब उठती है तो मैं खाना भी खाऊंगा, कुछ ना कुछ खाऊंगा उसकी भरपाई करने के लिए। ये कुछ फैक्टर्स इसमें बताए हैं कि ओबेसिटी के ये कारण है, लेकिन मेन कारण जो था वो एनर्जी का है, एनर्जी बैलेंस का है। मेन कारण ये है। मेरा ये एक तराजू है, इस तराजू को समझ लो आप दोनों साइड पे हो, ये कुछ हिस्सा हमारा बॉडी का इस साइड है, कुछ इस साइड है। ये बैलेंस बना के रखना है। ये कांटा इधर झुका तो दिक्कत, इधर झुका तो दिक्कत। इधर है हमारी इनटेक, यानी हम क्या ले रहे हैं, खा क्या रहे हैं हम बॉडी में, कैलोरी डाल रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, और अमीनो एसिड डाल रहे हैं। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, भूख डाल रहे हैं। ये है हमारा खर्चा। मैंने कहाँ खर्चा करा इस एनर्जी का, ले तो लिया, ये खर्चा कहाँ करा, बीएमआर पे खर्च कर दिया। ठीक है जी, बेसल मेटाबॉलिक रेस्ट पे, रेस्टिंग में कर दिया, सो रहे हैं उसमें खर्च हो गया, कुछ एक्सरसाइज में खर्च हो गया, कुछ खाने को पचाने में खर्च कर दिया, कुछ स्ट्रेस में चली गई, कुछ थर्मो रेगुलेशन में चलेगी, यानी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में चलेगी। तो कैलोरीज हमारी यहाँ खर्च हो रही हैं। अब मान के चलिए खर्च कम हो रही है, बढ़ ज्यादा रही है, तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। और ले नहीं रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो आप अंडरवेट चले जाओगे। तराजू को बैलेंस में रखना है। ठीक है जी। अब मैं उन लोगों पे आऊंगा जो ये कहते हैं कि भाई हम तो बॉडी वेट में बिल्कुल फिट हैं, हमारी तो तराजू बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उनके फैटी लिवर क्यों हो रहे हैं भाई, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो भी हम समझेंगे। अब देखो इसको समझते हैं, वेट गेन का रूट कॉज क्या है, मतलब है क्या, मेन बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ आई है। बुनियादी प्रॉब्लम आई है कि क्या हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म से है वेट हमारा जो बढ़ रहा है। अगर स्लो मेटाबॉलिज्म है तो आपके एज, जेनेटिक्स और ये सारे रीजन है। सर्कोपीनिया हो गया, पोस्ट वेट लॉस हो गया, मेडिकेशन हो गई, ये कुछ कारण हो गए। कुछ हो गया हमारा वेट गेन हमारा खाने की वजह से, जो मेन चीज तो यही है, हम ज्यादातर फिट ही होते हैं। इंक्रीज इनटेक, यानी बढ़ाई इतनी दी कैलोरी के हमारा इंक्रीज होता चला गया, इमोशनल ईटिंग होती है, कहीं फिजिकल हंगर हो गया। ठीक है जी, कहीं हमारा माइंडलेस ईटिंग हो गया कि भाई मैंने फ्रिज खोला, दिख गया तो खा लिया, नहीं दिखा तो नहीं खाया। ये सारे कारण होते हैं। स्लीप डिप्राइवेशन हो गया, नींद नहीं आ रही है, रात में कुछ ना कुछ खा लिया, दवाइयां इतनी खा रहे हैं कि भाई भूख लगी रही है, तो ये सारी चीजें होंगी। कुछ हमारे जो है रिड्यूस एक्टिविटी की वजह से होते हैं कि भाई मैं काम ही नहीं कर रहा, कुछ खाली पड़ा हुआ हूँ। अब कोई ना कोई बॉडी में पेन है या कुछ है, काम नहीं करने का मन कर रहा है, इंजरी हो चुकी है, खाते रहोगे एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमारा कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा। तो ये तीन ही कारण होते हैं जिनसे हमारा फैट हमारा इकट्ठा होता है, वेट गेन हमारा होता है। अब इनसे हमारी कॉम्प्लिकेशन समझते हैं कि इससे दिक्कतें कहाँ कहाँ स्टार्ट होती हैं। ब्रॉडर टर्म्स में इसके बाद चलेंगे, डायबिटीज आएगी, एंडोक्राइन डिसीजेज आएगी, यानी हार्मोन्स खराब हो जाएंगे। कोरोनरी हार्ट डिसीजेज सबसे ऊपर रखनी चाहिए थी, यानी हमारे हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इकट्ठी होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर आएगा, हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब ये होता है कि जहां हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं वो इतनी सख्त हो जाती हैं कि बीट कराना ही मुश्किल हो गया। मतलब पाइप है, अगर वो सॉफ्ट रहेगा गर्मी में देखोगे तो पानी आसानी से निकलेगा, लेकिन सर्दियों में वो इतना हार्ड हो गया कि उसमें से पानी निकलना ही मुश्किल हो गया। तो कार्डियोमायोपैथी एक तरह से उस टर्म को बोलते हैं जहां पर हमारा मसल ही इतनी टाइट होगी, सख्त होगी कि बीट ही नहीं करा पा रहा वो। इसमें भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। स्ट्रोक हो गया, इसमें अगर कंटामिनेशन ब्रेन में पहुंच गया तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, उसको स्ट्रोक कह देते हैं। ये हार्ट की तरह ही होती है, हार्ट में नीचे, ब्रेन में स्ट्रोक।
अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द होगा, भाई अब आप 5 किलो से गुना कर देना अपने बॉडी वेट को। अगर आप 10 किलो ओवर वेट हो तो 50 किलो आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो, अर्थराइटिस होगा। ठीक है जी। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, इसको बोलते हैं जो हमारा कोरोनरी रिफ्लक्स होता है, यानी कि मैंने कुछ खाया, एसिडिटी हुई, तेजाब बन रहा है, दवाई खा रहे हो और एक डाइजीन है, ये सब पीते रहते हो दिन रात, तो ये हमारा ओवरवेट होने की मेहरबानी है। हाई कोलेस्ट्रॉल, बताने की जरूरत नहीं है। इनफर्टिलिटी, मोटे लोगों को तो बच्चे पैदा ही नहीं होते, ये सख्त है, मतलब हिदायत दी गई है कि वजन कम करो अगर बच्चे पैदा करने। इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है वेट के साथ। अगर आपने देखा होगा 70 किलो 80 किलो से अगर ऊपर लेडी का वेट गया तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि भाई वेट लॉस करो, क्योंकि कोई दवाई काम नहीं कर रही, सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। मेंस में भी सेम है, कुछ लोगों का तो स्पर्म काउंट ही 0 हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाती है बॉडी। तो वो चीज समझनी है। डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि भाई बॉडी वेट बढ़ गया, किसी चीज में मन नहीं कर रहा काम करने का, डिप्रेशन आएगा। मेरा एक दोस्त है, वो इतना परेशान हो चुका है, डिप्रेशन में चला गया, वो कह रहा है यार आई क्विट, त्याग दिया उसने कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, 1 ग्राम भी कम नहीं हो रहा। अब उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क आ गया, उसकी लाइफस्टाइल पे फर्क आ गया, रिलेशनशिप में फर्क आ गया यार, उसकी घरवाली से उसके झगड़े बढ़ गए। तो वो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमें, अगर बॉडी ठीक है तो सारी चीजें ठीक हैं, अगर बॉडी ठीक नहीं है तो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यही वही है जो खनाटे आना फालतू के। गॉल स्टोन्स, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने। ठीक है जी। फैटी लिवर हो जाना। स्ट्रेस, इनकंटिनेंस, स्ट्रेस बढ़ेगा दिमाग पे। वेनस अल्सर्स, ये वो हो गए जो छाले मुंह में और हमारे पेट में कुछ थैलियां बन जाती हैं। कैंसर हो गया, सडन डेथ भी है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ओबेसिटी के। अब ये सुनने में बड़े आसान लगते हैं कि भाई ये, लेकिन है, ये हो रहा है, तभी तो 48 लाख आदमी मर रहा है साल में। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म दे दिया है, इसको हमने एक ब्रॉडर टर्म पे नाम दे दिया, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम दे दिया, कि ये जो कुछ भी हुआ बॉडी में वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम दे दिया। अब इससे ये सारी चीजें जनरेट हुई मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी। मैं ब्रॉडर टर्म्स में नहीं जाके मेन मेन चीजें बताऊंगा अब आपको। तो देखो इसमें बताया कि जैसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा बॉडी में, एलडीएल के हमारे हॉर्मोन्स, एलडीएल का जो हमारा कंपोनेंट है वो इमीडिएटली बढ़ेगा, एचडीएल आपका घटता चला जाएगा, रिड्यूस्ड एचडीएल। हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बॉडी का। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मेहरबानी है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अगर मैं बात कर रहा हूं तो समझ लो मैं वो सारी चीजों की बात कर रहा हूं जितने भी हार्मोन्स मैंने पढ़ाए थे, बताए थे। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, यानी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सूजन आएगी हर जगह पे, पूरी बॉडी में दर्द वगैरह ये महसूस होगा, ये सब बढ़ेंगे। डाइटरी हैबिट्स खराब हो जाएंगी हमारी। ठीक है जी। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हमारा डिसऑर्डर है एक तरह का, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाएगा, हार्ट को रिस्क को बढ़ाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है हमारी और भी चीजें, जैसे कि डिपोजिट हमारा जो डायरेक्टली डिसलिपिडेमिया, यानी हमारा जो लिपिड्स है बॉडी में वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेटस हमारे बढ़ जाएंगे, हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, माइक्रो एल्बुमिनीमिया, ये सारी चीजें जो हैं ये सब बढ़ जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब दिक्कत बढ़ जाएंगी बॉडी की सारी। अब चलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमने कई बार बात करी है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ये भी बताया था पहले भी मैंने कि हमारा एक तरह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्लड ग्लूकोज भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है बॉडी में। ठीक है जी। ये 150 से नीचे होने चाहिए, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो दिक्कत है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत है, और अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मतलब एचडीएल घट रहा है तो दिक्कत है। ये और प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो होंगी हमारी बॉडी में, एनएफएलडी की, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, यानी जिनका फैटी लिवर बता दिया डॉक्टर ने, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अथेरोस्क्लेरोसिस ये वही है जिसमें हम कहते हैं कि भाई 80% ब्लॉक हो गए, 90% ब्लॉक हो गए, ये वो चीज है। ठीक है जी। स्ट्रेस बढ़ेगा और पीसीओडी की प्रॉब्लम। अब देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स वो आ रही हैं जो हेल्दी वेट वाले भी हैं इसमें। तो ये मतलब अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना हमें बंद करना है कि हम हेल्दी वेट में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मॉलिक्यूलर लेवल पे, मेटाबॉलिक लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं ओबेसिटी की। इन्फ्लेमेशन किसी को दिखाई थोड़ी देती है कि कहाँ है, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अब एक देखिए एक साइकिल दिखाइए,
ओबेसिटी बढ़ी, ठीक है जी, ये एफ अमित दूसरे डिवाइस पे अनम्यूट कीजिए आप, वो बंद हो गया है फिर। एजुकेशन वाले पे डिवाइस ऑन कर लीजिए। बिजली चली गई थी, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं, माफी चाहता हूँ। तो हम फिर से एक बार स्टार्ट कर लेंगे इसको। सर एक मेरा डिवाइस और भी है, ये हमारा आईपैड करके, उसको कर दीजिए, मैं उस पर लॉग इन कर लेता हूँ। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ उससे। भाई माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ में नहीं था ये बिजली का। हाँ यहाँ पर थे। तो देखिए इसमें एक जेरार्ड रीवन करके हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने 20 साल इस पर रिसर्च करी। उन्होंने ये देखा कि एक रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हमारा डेवलप हो जाता है जब भी हमारा बॉडी का फैट हमारा बढ़ जाता है। अब इससे हमारे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाते हैं एलडीएल के साथ और एचडीएल के साथ। ये 20 साल लगे थे इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहचान करने में। तो इसमें देखा कि जो हमारा जितना भी फैट अक्यूमुलेट हो रहा है, इससे एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब इंसुलिन जैसे जैसे बढ़ता गया, मतलब हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ता गया, उससे हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ते गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया। इसने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया, जो कि हमारा हाइपर इंसुलिनेमिया करके हमारा प्रॉब्लम थी, सेंट्रल एडिपोसिटी। ये सारे मतलब एक प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में जो इकट्ठी होनी स्टार्ट होगी। इनका एक साइकिल है, मैं अभी वो साइकिल आपको समझाता हूँ। हम हम यहाँ पर थे। ये ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ी, तो एक एफएफए हमारा हार्मोन होता है, ये हमारा बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया। देखिए इस साइकिल को समझ लीजिए, ओबेसिटी बढ़ी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, साथ में देखा गया कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, देखा गया ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गया, एचडीएल डाउन हो गए। अब देखिए रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ा, ब्लड का ग्लूकोज भी बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन का काम ही खत्म हो गया ना। और साथ में देखा कि टाइप 2 डिसीजेज बननी स्टार्ट हो गई, और साथ में जो ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर थे, इन्होंने कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज को जन्म दे दिया। तो सारी तरफ से मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये साइकिल है, देखो इस साइकिल को देख के समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एडिपोसाइट था, उसमें इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, वो साइज बढ़ता चला गया, उससे देखो हमारे इन्फ्लेमेशन बढ़ते चले गए और हमारे वस्कुलर डिसीजेज इकट्ठी होनी स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी देखिए वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये चीज मैंने जो बताई थी। फिर तीसरी प्रॉब्लम आई कि एनर्जी इनबैलेंस होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि बीच में अगर आप देख रहे हो कि एक्सेस हमारा फैट बढ़ता गया, तो उसने एडिपोसाइट बढ़ाया, एडिपोसाइट बढ़ता चला गया, तो उसने ये 3 फैटी एसिड्स बढ़ाए। इससे हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रॉब्लम आई, कार्डियक मसल्स में प्रॉब्लम आई, एंडोथेलियम, यानी ये हमारी इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती है। और साथ में देखिए बीटा सेल्स बढ़ी, बीटा सेल्स हमारी डायरेक्ट कैंसर बढ़ाती हैं। तो उसने मतलब बहुत ज्यादा अभी इसमें पीपीटी में चीजों को बढ़ा बढ़ा के दिखाया, साइंटिफिक लेवल पे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं अभी इस पे जाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए एडिपोसाइट यानी फैट सेल्स बढ़ा, तो आपने देखा कि एफएफए हार्मोन बढ़ा, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स बढ़े, और इसने प्रॉब्लम दिया हमारे रीनल। ये ANG2 दिखाई दे रहा है ना, ये ANG2 और RAS दिखाई दे रहा है। ये RAS का मतलब होता है रीनल आर्टरी, और स्टेनिन यानी हमारी जो ये जो हमारी किडनी होती है, इसने बहुत ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन करनी स्टार्ट कर दी। जिससे होता क्या, सोडियम जो होता है हमारी बॉडी में, जो नमक होता है, वो नमक का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन को जन्म दे दिया इसने। तो कहते हैं ना कि सोडियम नहीं खाना है, सोडियम इसलिए नहीं खाना है, नमक इसलिए नहीं खाना है कि ऑलरेडी बॉडी उसको अडाप्ट करना स्टार्ट कर रही है, कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाल रही है। तो ये सारे एडिपोसाइट्स की मेहरबानी है। इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, देखिए वहां ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा SNS, इससे हमारी ये सारी आर्टरीज की हाइपरटेंशन की डायरेक्ट कनेक्शन है।
मतलब बॉडी का ब्लड प्रेशर इसी से रेगुलेट होता है। यहाँ देखिए स्लीप डिप्राइवेशन दिखाया है, यानी अगर आदमी जो नहीं सो रहा है उसके ये सारे हार्मोन्स बढ़ गए, ऑरेक्सिन बढ़ गया, लेप्टिन डाउन हो गया, ग्रेलिन बढ़ गया, और इसने जाके जन्म दे दिया एपेटाइट को, यानी भूख को। एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया कम, साथ में देखो ओबेसिटी इंक्रीज हुई और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म दे दिया। ये आपस में इंटरलेट कर रहा है अब सारी चीजों को। अब कार्डियोवास्कुलर पे चलते हैं, वहां से देखा कि ओबेसिटी बढ़ी, ओबेसिटी बढ़ी तो हाइपर फिल्ट्रेशन हुआ, यानी किडनीज ने ज्यादा काम करना स्टार्ट करा। जब ज्यादा फिल्ट्रेशन हुई तो सोडियम भी ज्यादा इकट्ठा हुआ, अब सोडियम गया, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हुए, वो फिर से हमारे हार्ट पे जाके क्लॉगिंग उसने स्टार्ट कर दी, तो ये कार्डियोवास्कुलर को प्रॉब्लम देनी स्टार्ट करी। जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें, वो बताए गए हैं कि ज्यादा जेनेटिक अगर आपकी प्रॉब्लम है, और तो इससे इसमें देखा गया कि जो लेडीज हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनमें भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। जो ओबीज मदर हैं उनको देखा गया कि उसमें हमारी ओबेसिटी जैसी बढ़ी तो उनका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन होने स्टार्ट हो गए, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने लगी। रीनल रीनल जहां शब्द आ गया समझ लो हम उसकी बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उससे हमें देखा गया कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी। एक वो था इसमें मैंने देखा, हाँ ये देखिए, इसको देखिए, जब वेट बढ़ा तो हॉर्मोन्स बढ़े, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा तो हमारा जो है एडिपोज टिश्यू बढ़े, एडिपोज टिश्यू बढ़े तो ट्यूमर को डेवलपमेंट मिली, यानी कैंसर को भी इसने एक तरह से प्रमोट किया। अब इसकी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। अब ये हमने प्रॉब्लम्स बहुत गिनवा ली कि भाई इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, फिर से हम उसी एनर्जी एक्सपेंडिचर एनर्जी बैलेंस पे आ गए। तो भाई वेट को मैनेज करने के लिए एनर्जी के एक्सपेंडिचर पे काम करना है और एनर्जी इनटेक को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है जी, अब कैसे कंट्रोल कराएंगे उसको समझते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई है कुछ के भाई जिनको प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उस समय पे हमें इसको कंट्रोल कराना आसान नहीं होता। सिस्टमिक इलनेस इलनेस है, अगर आपको हिस्ट्री है कोई एनोरेक्सिया की तो ये नहीं कंट्रोल हो पाएगा। ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम है कि लीवर ही सही काम नहीं कर रहा, तब प्रॉब्लम आएगी, ठीक नहीं हो पाएगा। ये कुछ हार्मोन के बारे में फिर से बताया, लेप्टिन के बारे में, कि देखिए जो हमारा लेप्टिन हार्मोन है ये हमारा एडिपोज टिश्यू से जनरेट हुआ। अगर हमने इस लेप्टिन हार्मोन को इंजेक्ट कराना स्टार्ट करा बाहर से, मैंने दिखाया था कि लेप्टिन हार्मोन्स कई लोग इंजेक्ट करने स्टार्ट कर रहे हैं, बेरेटिक सर्जरीज में लेप्टिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा एक तरीके से एक नया वो सर्जरी चली है कि बॉडी में लेप्टिन हार्मोन इंजेक्ट कर दो तो भूख कम लगेगी। इससे भी हमें देखा गया कि ये भी हमारी लाइफ को कम कर देती है बॉडी की। फिर बैरेटिक सर्जरी आई जो कुछ उद्योगपतियों ने कराई भी है, उसमें वो क्या करते हैं बॉडी में से कुछ फैट को चूस लेते हैं, निकाल देते हैं बाहर। इसमें भी हमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जिसमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करते हैं। मतलब कुल मिला के लेखा जोखा ये है कि सर्जरीज तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन है ये, एक लाइन के अंदर सब कुछ इसने बता दिया कि भाई ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। यानी अगर खाओगे ठीक तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप ही खाने के लिए रहे हो तो भाई फिर इसका इलाज नहीं हो पाएगा, और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनका फिर समाधान होना मुश्किल है। तो हमें अपनी डाइट को समझना है। अब हम इसको जोड़ते हैं अपनी डाइट प्लान के साथ, जो मेरे कोच ने डाइट प्लान बनाया आप सभी के लिए। इसमें ये चीज ध्यान रखी गई है कि एनर्जी बैलेंस कैसे रखनी है, और ओबेसिटी को ट्रीटमेंट पे जाने से पहले ही रोक दिया जाए। यानी हमने पढ़ी कि कैसे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उससे दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई, कैसे हमें उससे जो है परेशानी हमें इकट्ठी हुई। लेकिन अगर मैंने उसको पहले ही रोक दिया, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़े, मेरे जो है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, मेरा अजीबोगरीब तरीके से जो वसा बढ़ रही है बॉडी में ये पहले ही रुक गई, तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो पहले ही कट गई। यानी नल अगर मैंने रोक दिया, बॉडी का जो नल है जिसमें गंदगी जा रही है, उस नल को अगर मैंने रोक दिया तो दिक्कतें तो पहले ही सॉल्व हो गई। तो आपने इस नल को बंद करना है। ये नल अगर बंद हो गया तो वो एडिपोसी ये साइट जितने भी मैंने दिखाए ये सब बढ़ने बंद हो जाएंगे। हमें बाहर वाले हिस्से पे काम करना है, यानी अब इसको एडिपोज टिश्यू इकट्ठा हो गया, इसको बर्न कराओ, एक्सरसाइज करते रहो डेली की डेली। ये तो मैंने बहुत मतलब डिटेल में आपको चीजें बताई हैं, इन पे आप इतना मतलब जाओ मत, इतना सिर्फ नॉलेज के लिए रख लो कि हाँ ये ऐसा होता है मेरी बॉडी में। अब हम इसके बढ़िया पहलू पे अगर बात करें कि मैंने यार इतना काम ऐसा कर लिया पहले ही कि ना तो एडिपोज टिश्यू इकट्ठे हुए, ना कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हुई, ना कोई फैटी लिवर हुआ। ये जितनी भी बुनियादी चीजें हैं ये सारी कहाँ से आई? हमारे हमारे फूड से ही तो आई, या जेनेटिक्स से आई। जेनेटिक को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयां लो उसके लिए तो। अब देखिए फूड को मैं कंट्रोल करा सकता हूँ, फूड को कैसे कंट्रोल कराऊंगा? उसकी नॉलेज के साथ। पढ़ाई अगर मैं करूंगा, फूड के बारे में जानूंगा कि खाना क्या है क्या नहीं खाना है,
देखिए कोई नेटवर्क इशू दोबारा आया है, एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर दोबारा से आपका डिस्कनेक्ट हो गया था अमित जी। हाँ जी। तो इस सिस्टम को बनाने में हमारे कोचेज ने बहुत मेहनत करी है, बहुत चीजों को इन्होंने ध्यान रखा है। जो भी आपके सामने डाइट प्लान आप देख रहे हो, उसको समझने की अगर कोशिश करोगे तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है। सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, हर चीज का टाइमिंग का, पेट भी भूखा ना रहे, हार्मोन्स भी अजीबोगरीब तरीके से एलिवेट ना करें, और कहीं पर भी एडिपोज टिश्यू को मौका ना मिले इकट्ठा होने का। ये सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं। कल मैं देख रहा था एक एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी हमारी हर्बल लाइफ की। उसमें मैं देख रहा था कोई लेडी थी और वो बहुत ही अच्छा समझा रही थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने घर के परिवार के 10 लोगों को ठीक कर लिया। शायद दिनेश सर भी उसमें थे, सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि देखिए, हम कितने परेशान थे लाइफ में, हम हर समय लड़ाई झगड़ा स्ट्रेस ये सब चल रहा था। जैसे जैसे उन्होंने इस हेल्थी डाइट को लिया हर्बल लाइफ की, उन्होंने कहा कि मैंने खाने को रिप्लेस करा, मैंने खाना बंद नहीं किया। मैं गंदा खाना खाती थी, मैंने उस खाने को रिप्लेस कर दिया अच्छे खाने के साथ। अच्छे खाने को रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट मतलब बेमियाद उसके रिजल्ट आए। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन के हर मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। हम इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाते हैं, हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे घर में हर चीज का कंट्रोल है, खर्चे हमारे कम हो गए, हमारी इनकम बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, नींद अच्छी आती है, रिलेशंस अच्छे हो गए, और हमारी कम्युनिटी डेवलप हो गई, सोशलाइजिंग हमारी अच्छी हो गई, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कितने लोग उन्होंने ठीक कर दिए। वो कह रहे थे कि मेरे नीचे करीब 10,000 पता नहीं कितने सुपरवाइजर हैं, उन सबको मतलब उन्होंने फिट करा। वो सुपरवाइजर्स ने कितने लोगों को फिट करा होगा। वो वर्ल्ड लेवल की टीम थी कोई। और भाई मैं मान गया उनकी। हैरानी मुझे जब हुई जब उन्होंने दिखाया कि मैंने अपने फादर को ठीक करा, मदर को ठीक करा, उन्होंने अपने भाई को ठीक करा, सिस्टर को ठीक करा। फिर तो वो ठीक ही करते चले गए, मतलब उन्होंने वो खजाना हासिल कर लिया। अब हमारे कोच इतनी कोशिश करते हैं, हमें मतलब इतना रिसोर्सेज देते हैं, हमें मतलब एक हेल्दी डाइट प्लान हमें दे रखा है, हमें खाना बता रखा है, ये खाना है, खाने की रिप्लेसमेंट बता रखी है कि हमें प्रोटीन लेना है और हमारे ब्रेकफास्ट की बजाय ये ले लो, हमारे सेलुलोस ले लो, हमारे ये दुनिया भर का न्यूट्रिशन बता रखा। अच्छा अच्छा, हम अगर उसमें कटौती करते गए या कुछ भी हमने किया तो हमारे जैसा कोई बेवकूफ नहीं होगा फिर। तो आप कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी अपने आप को उस आदत में लाओ। न्यूट्रिशन नहीं ऑर्डर करा तो उसे ऑर्डर कर डालो, और भाई लग रहा है कि बिना न्यूट्रिशन का हो जाएगा तो वो उसे कर लो। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिना उसके तो नहीं हो पाता, आसान नहीं है इतना समझना चीजों को कि मैं 200 कैलोरी में रहते हुए भरपूर 40 ग्राम प्रोटीन ले आऊं तो नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। तो चीजों को समझते हुए करना है, एजुकेटेड होते हुए करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये आज की एजुकेशन थी। मैंने आपको बुराइयां गिनवाई उसकी, और उसमें थोड़ा समय जाया हुआ हमारा, लेकिन भाई इससे एक चीज क्लियर हो गई है, हमें ये पता रहेगा कि अगली बार मैं कुछ भी खाऊंगा तो उससे क्या असर होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई अगर आपका सवाल है, कुछ भी आप डिस्कशन करना चाह रहे हो, हालांकि समय ज्यादा हो गया, आप कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंजू जी। सर आज की एजुकेशन तो मैं सर बाद में सुनूंगी, सर रिकॉर्ड करके रखते हैं यहाँ पे, शोर शराबा ज्यादा हो जाता है, कुछ कस्टमर ऐसे आ जाते हैं तो वो नहीं कर पाते। और एक्सरसाइज की बात करूँ, जबरदस्त एक्सरसाइज थी, हमने भी सभी पूरे ग्रुप में आज पूरे मेंबर आए हुए थे और सबने अच्छे से एक्सरसाइज करी। और मैं इनको बता रही थी, ज्योति को बता रही थी, मैं कहा अभी ज्योति 67 kg के बाद इसका वेट नहीं जा रहा था। मैं कह रही थी ज्योति जो तेरे बाद में आए थे वो सभी अपने आइडियल वेट पे आ गया। और अमित सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने न्यूट्रिशन लेना कब से स्टार्ट किया था? मैंने न्यूट्रिशन नवंबर में लेना स्टार्ट करा था। अरे वो भी साधन अब इसी बात में शरत लगी थी सर। मैंने कहा अमित सर को देखो आप एक बार उनको रहा, हम सर 6-7 महीने से ले रहे हैं, मैं 6-7 महीने से नहीं ले रहे। नहीं, मैंने 24 अक्टूबर को ऑर्डर करा था और 1 नवंबर से मैंने स्टार्ट करा था। हमारी जो मैराथन चली थी पहली, उस तो मैराथन सर में मैंने लेना स्टार्ट करा था। ये मैंने और ये बोला था, मैं क्या मैराथन में शायद सर ने देखो जी, जब मैं उसको सॉल्व करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ गया। उसमें क्या है कि देखिए, इसके ना बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर किसी आदमी का रिजल्ट नहीं आ रहा ना, इसके कई फैक्टर हैं जो मेरे को समझ में आए। पहला फैक्टर ये है कि अगर आप ना उसके लिए डेडिकेटेड नहीं हो तो कोई भी आदमी रिजल्ट नहीं दे सकता, चाहे कितने जोर लगा लेना।
डेडिकेटेड होना पड़ेगा, मतलब हमें पागल होना पड़ेगा उसके लिए। मेरे को खाते पीते उठते बैठते घूमते टहलते हर समय दिमाग में यहाँ फिटनेस होनी चाहिए। अगर यहाँ फिटनेस नहीं रहेगी ना तो नहीं हो पाएगा भाई। हॉर्मोन्स भी जब रिलीज होंगे जब चाह जहां चाह वहां रहा। दूसरी चीज जो है वो ये कि अगर ये कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। बेईमानी आप खुद से कर रहे हो। ये तो बेवकूफ बनाना है दूसरे को कि भाई मैं मेरा वेट नहीं गिर रहा जी। वेट नहीं गिर रहा और आप डाइट सही ले रहे हो। आप कुछ भी कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना गिरे। गिरेगा और एक लेवल पे आके रुक जाएगा। ठीक है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत काम हो रहा है, रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने उसके बाद चेक एंड बैलेंस किया, आपने उसको मॉनिटर किया, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, कोच से बात करी। नहीं बात करोगे, कुछ नहीं करोगे और सिर्फ हम उसकी कमियां गिनवाते रहेंगे, भाई रुक गया। वो रुकेगा ऐसा नहीं कि अगर 100 से स्टार्ट करा तो 90 पे रुक गया। वो रुकेगा तो आइडियल वेट के आसपास ही आकर रुकेगा, जहां आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी हो गई कि आप जो इनटेक कर रहे हो वो मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर आ गई, तब आपका वेट रुकेगा। वो भी बेईमानी नहीं है एक तरह से। लेकिन 100 से शुरू होकर 90 पे ही रुक जाए वो तो बेईमानी है ना। अब सर 100 से शुरू। पहले में ड्यूटी रही, इतना लोग कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। ज्योति एक दिन भेलपूरी की प्लेट ले आई, इतनी लंबी इतनी ऊंची, और नू कह रही दीदी ले लो। मैं क्या बिल्कुल नहीं लेऊंगी ज्योति। नू कह रही, या गुस्सा भी होगी थी। मैं क्या बेशक कुछ भी हो, मैं नहीं लेऊंगी ज्योति। मैं अपना घर से सब कुछ लेके जाया करती, लंच, हम्म, फ्रूट, सलाद। मैं क्या मैं नहीं खाऊंगी। और मैंने ये चीज नोटिस की है सर 15 दिन में। मैं अभी जब अपनी मैराथन हुई थी, जब मेरा 58.75 था और 57 किलो वेट, मैं जब कल मैंने अपना वेट किया था मेरा 57 था। मैंने कहा देख ज्योति, अब इसका इसका कितना था ज्योति तेरा? 68 था सर, 68 ही पड़ा है। देखो ज्योति मैडम पीछे बैठी है, मैं इनको एक चीज बताऊंगा। मैं ना क्रिटिसाइज तो करता नहीं हूँ किसी को कि भाई आपने क्यों क्यों खाया क्यों नहीं खाया, ये आपकी लाइफ है। आपने खाया कोई परेशानी नहीं है, ये बनी चीजें खाने के लिए ही है। डॉक्टर क्यों कहते हैं 140 कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तो मतलब वो कह रहा है ना कि थोड़ा बहुत खाओ। तो 140 कोलेस्ट्रॉल अलाउ कर रहा है तो इसके लिए उसने एक विंडो बनाई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खा रहे हैं जंक फूड, प्रॉब्लम ये है ही नहीं। अगर मान लो मैंने जिंदगी में मिठाई नहीं खाई और आज मैंने मिठाई खा ली, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मैं आज की सिचुएशन को नहीं देख रहा हूं कि मैं आज क्या हूं, मुझे आज जाना कहाँ है। अगर मान लीजिए मेरा टारगेट है आगरा जाने का और मैं 3 व्हीलर वाले से कहूँ कि यार तू इधर फरीदाबाद की तरफ चल थोड़ा सा, तो मुझे आगरा पहुंचने में उतना ही समय ज्यादा लगेगा ना। तो प्रॉब्लम यहाँ है, मैं आज की सिचुएशन को अगर मैं एनालिसिस करूं अपना कि मैं आज कहाँ हूं और मुझे पहुंचना कहाँ है, तो उतने उस पे रिजल्ट पे असर आएगा। अगर मान लीजिए आपको आइडियल वेट पे जाना है, जहां 2 महीने लगेंगे वहां फिर 2 महीना 10 दिन लगेंगे, 2 महीना 20 दिन लगेंगे। अब अर्जेंसी आप देखो ना कि मेरी अर्जेंसी कितनी है पहुंचने की। अर्जेंसी है तो बंद करो भाई खाना, अर्जेंसी नहीं है तो खा लो उसको। ये है, अब मेरी अर्जेंसी तो है। अब हो सकता है आपकी ना हो, आपको है, हो सकता है ज्योति जी की ना हो अर्जेंसी, उनको नहीं दिख रहे हो प्रॉब्लम्स इतनी, तो वो खा रहे हैं। तो आपको अपनी अर्जेंसी तो अपने लेवल पे डिसाइड करनी है और उसकी अर्जेंसी के बिहाफ पे ही आप अपने कंट्रोल्स कर पाओगे एक्शंस को। और मेरी अर्जेंसी तो भाई मेरे दिमाग में पागलपन रहता है। मेरे दोस्त मेरे से दोस्ती तोड़ के वो सब यूं कहते हैं तू तो बेईमान पागलों की सी बात करता है हर समय। हाँ। डाइट 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 डाइट। अब मैं उनको क्या कहूँ कि भाई मैं तो डाइट के लिए जी रहा हूँ, मुझे तो नहीं जाना अस्पताल। तो आपको डिसीजन खुद का खुद लेना है। सर मेरी तो सोच ऐसी हो गई है, कोई मुझे अगर सामने से कॉफी पीता चाय पीता दिखता है ना तो मैं टोक देती हूँ, और फिर नु कहते तू पागल हो गई है। मुझे लोग कहेंगे पागल बोलने लग गए। मेरे को अजय पाल सर ने एक बार बोला था, अंजू 56 kg। अब मैं बहुत जल्दी इसी महीने के अंदर 56 करके फोटो भेजूंगी। और मैं आपको एक मेरी फोटो भेजूंगी, आज मैंने इनको दिखाई थी। 85 kg वेट था मेरा जब मेरा बेटा हुआ था। मैं आई थी 6 महीने की छुट्टी काट के, तो हम्म 5 kg वेट था सर मेरा। और आज मैं वो फोटो अपने ग्रुप में डालूंगी, मतलब कोई मेरे को पहचान नहीं पाएगा। मैं अगर डालूंगी तो तुम ये पता लगेगा कि हाँ ये, तुम बता नहीं पाओगे कि ये अंजू ही थी क्या। हम्म और अब ये देखो, फिर मैंने 3 महीने की छुट्टी ली। मैं लाइन में गई थी अपनी आमद डलवाने। मुंशी मेरे को देख के हैरान हो गया, बोला अंजू 244 तो कुछ और थी, ये क्या आया है। मैंने सूट सिलवाया था ड्रेस का, मैं पैंट शर्ट मेरे आई नहीं थी। और फिर मैंने उस दिन मैंने इतना फील किया कि यार 85 kg वेट तो मेरी, ये नाड़ और ये सब चीजें ऐसी हो गई थी बिल्कुल। मैं वो फोटो आज आपको सेंड करूंगी, देखना सर, मतलब हंसोगे सभी बिल्कुल। मुझे। फिर मैं 3 महीने बाद गई, मैंने 3 महीने की छुट्टी पूरा, उस टाइम पे मुझे हर्बल लाइफ का ज्ञान नहीं था, ना कोई ऐसा बंदा था, शायद कोई नहीं जुड़े हुए थे।
फिर मैं 3 महीने के बाद मैंने 3 महीने पूरा ग्राउंड को दिया। डाइट का उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने हार्ड मेहनत इतनी करी। 3 महीने बाद मैं 65 करके जब गई तो मुझे वही मुंशी ने बोला, अंजू कहीं से कटवा के आई है क्या अपने बूढ़े को? मैं कहा नहीं सर, मैंने मेहनत इतनी करी, मैंने बिल्कुल। रोटी दी, पर मेरे में वीकनेस आ गई थी। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं घंटों घंटों तक अगर खड़ी रहूं, मेले में लड़कियों का एक एक राउंड में सांस फूल जाता था, मेरे को बिल्कुल कभी ये चीजें फील नहीं हुई। और अब जो आइडियल वेट किलो डाउन है ना सर, उस जिंदगी का मजा ही कुछ हो रहा है। मैं बयां नहीं कर सकती बिल्कुल। अब मैं कितनी खुश हूं। और नेगेटिविटी की बात करूं, मेरे 1% भी, चाहे कितनी ही कोई टेंशन आ जाए, मैं इतनी टेंशन लिया करती थी छोटी छोटी बात पे। अब चाहे कोई कितनी टेंशन आ जाए, जैसे अजय पाल सर मेरे पास से हंस के निकले थे ना, अब मैंने अपने आप को ऐसा ही बना लिया है। चाहे कैसी भी टेंशन हो, मैं थोड़ा सा हंस देती हूँ। अब मेरे हस्बैंड भी यूं कहते हैं, यार सच में तूने अंजू अपने आप को इतना चेंज कर लिया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये सोचती हूँ हर दिन ऐसे जीऊं अपना कि जैसे आखिरी हो। बहुत और बढ़िया। शुक्र अदा करती हूँ मेरे कोच साहब का कि इन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। सच में मैं जो 2010 में फील करती थी, आज मैं वो आज फील कर रही हूँ। मैं इनका हर एक सांस के साथ, मैं मतलब बयां नहीं कर सकती कि मतलब ये मेरे लिए क्या है। वाह की क्या। देखो बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। मैं एक एक सेकंड लूंगा बस आपका। देखिए, दो तरीके से हमने वेट लॉस करने की स्ट्रेटेजी बना रखी है। अभी आप एजुकेशन को आप देखोगे तो पहला वो था कि जिसमें हम मतलब एक साइकिल के अंदर रह के हम कट डाउन करें। एक था मतलब वर्कआउट को हम बढ़ा दें। एक था जो हमने बाहर से चीजें सीखी। तो आपने उसमें डिफरेंस अगर देखा हो तो 80% जो इफेक्ट आएगा वो तो डाइट का था, 20% हमारा एक्सरसाइज का था। आप अगर 20% वाला हिस्सा चुनोगे तो भी हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसमें 20% के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। फिर जो चीज मतलब अगर 10 साल में हो रही थी, वो फिर हमें क्या नाम है एक तरह से 30 साल में 40 साल में जाकर रिजल्ट मिलेगा। जो चीज हमें एक्सरसाइज लेवल पे मिल रही है वो 20% रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर हम डाइट के लेवल पे बात करें तो उसका 80% रिजल्ट है। तो अगर हमें रिजल्ट को एनहांस करना है, बहुत फास्ट करना है, 80% के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हमें डाइट वाले चीजों पे काम करना है। लेकिन सोने पे सुहागा वाली जो कहानी है वो तब लागू हो जाती है जब डाइट पे भी आप काम कर रहे हो और एक्सरसाइज पे भी काम कर रहे हो। फिर जो रिजल्ट जो 80% वाला था वो बढ़ के कितना हो गया, 100%। ठीक है, अब इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब ये हो गया कि आज है, कल भी फिट रहूं, परसों भी फिट रहूं, 10 साल बाद भी फिट रहूं, बच्चे भी फिट रहे, माँ बाप भी फिट रहे, इसके लिए एजुकेशन। तो तीनों चीजों पे हमें काम करना है और तीनों चीजें यहाँ मिल रही हैं। देखो, हमारा एक्सरसाइज कराई सबसे पहले, 20% हिस्सा पूरा हुआ। अब डाइट अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ये 80% से बढ़ के सीधा 100 पे पहुंच गए। एजुकेशन ले रहे हो तो इसको कंटिन्यूएशन पे लेके जा सकते हैं। तो आपने एक्सरसाइज करी थी शुरू में, स्लो रिजल्ट आए। आपने डाइट को समझा, आपने देखा 3 महीने में रिजल्ट आए। ये 3 महीने में क्यों आ रहे हैं? ये 80% पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बुनियादी हैं। अब जो जो एजुकेट होता रहेगा वो इन चीजों को आगे इन्फ्लुएंस करेगा, लोगों को इन्फ्लुएंसर बनेंगे। अब आपने सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर दी, बढ़िया सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। चारों लोग जो आपके पास बैठे हुए हैं सारे सक्सेस स्टोरी लेके बैठे हैं। किसी की अपने लिहाज से कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। अब आप इस सक्सेस स्टोरीज को प्रमोट कर रहे हो, लोग आपसे ना इन्फ्लुएंस होंगे, लोग जान रहे हैं इस चीज को। अब आपके नाम को लोग जानते हैं। तो जो आपके एरिया में, आपके जॉब में, आपकी सर्विस में जो लोग आपको देखेंगे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सब। और दिनेश सर हैं, ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनमें इतना पोटेंशियल है। दिनेश सर इसको ब्रॉडकास्टिंग पे लेके आओ। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जैसे एक आज तक चैनल है, उसके व्यूअर्स अरबों हैं। आप इस लेवल पे लेके आओ, आपकी सक्सेस स्टोरी जाया जाएगी नहीं। एक बार हम साधु राम सर के पास चलते हैं। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गेट टुगेदर कब करेंगे? हम बेताब है उसके लिए। ये नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार सभी को। भाई एक तो खुशी की बात यह है कि मैंने 25 दिसंबर को आपका न्यूट्रिशन शुरू किया था और आज फिर 25 हो गई है फरवरी। केवल 2 महीने में आपकी डाइट प्लान से और आपकी एक्सरसाइज से 10 किलो जो है मैंने घटा लिया है। 10 किलो वजन आज सवेरे मापा था जब अपना एक्सरसाइज के पश्चात, पूरा 10 किलो और 200-300 ग्राम ऊपर कम हो गया है। तो इसके लिए मैं दिनेश जी का, जो उन्होंने मुझे इससे जोड़ा, जिंदगी नई दी, तो कोच साहब 10 किलो आपके नाम जो आपने मेरा घटवा दिया,
इसके लिए मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी कोचेज का जिनके साथ मिल करके मैं चल रहा हूँ, इनकी नकल करके मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के जो ये लेसन है इनको मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा मजा आता है। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम हो लिया है, कि शांति दूत हमारे नए पैदा कर दिए मैंने, शांति दूत। और शांति दूत है अजय पाल यादव जी। मैं मैडम सोनू को ये कहूँगा कि उनके घर में शांति दूत है। कैसे हैं कि जो इनकी एक्सरसाइज थी ना, आज की जो थी, वो ऐसे लगता था बिल्कुल धीरे 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 धीरे, कोई ज्यादा तेज नहीं थी। और सर हर एक्सरसाइज के पश्चात पसीने छूट रहे थे। मैं तो इतना कायल हो गया कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज कि कहीं जल्दबाजी नहीं, बड़े प्यार से। और हर चीज को मैं, जैसे हाथ मोड़ रहे थे, टांगे मोड़, उसकी नकल भी करा था। तो ये तो लाजवाब थी आपके सोनू मैडम जी, यादव साहब की जो है शांति दूत की जो देन है, शांति पूर्वक रूप से अपना काम किया, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये दो ही बातें मैंने कही थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। बढ़िया आपने अंकल जी मैसेज दिया। सर का तो जिस दिन वर्कआउट होता है उस दिन का तो कोई लाजवाब ही है, मतलब उनका तो जवाब ही नहीं है कोई। वो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज बहुत बखूबी कराते हैं, और कोई जल्दबाजी नहीं कराते कैसी भी। और सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो इतना आसान होती है, बहुत मुश्किल होती है। वो जुम्बा भी कराते हैं ना, तो उस दिन भी मतलब पसीने निकाल देते हैं। तो हमारे जो एमसी ड्यूटी है आज हमारे अंजू मैम की है, तो एक बार अजय पाल सर के पास चलेंगे, फिर क्लोज ही कर देते हैं मेरे ख्याल से, टाइम भी ज्यादा हो गया। जी सभी का धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, बहुत बढ़िया आपने देखिए मोटिवेट किया है। आज मैंने देखिए सोचा था कि आज एक्सरसाइज थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे, लेकिन गैप कम रहेगा और वो स्पीड मेंटेन रहेगी लास्ट तक, स्लो स्पीड में, ताकि सभी कर सके। कई बार क्या करते हैं हम, जोश जोश में स्पीड बढ़ा देते हैं, तो फिर वो कॉपी नहीं कर पाते, या तो फिर वो बैठ जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, या फिर जो है कि वीडियो ऑफ कर लेते हैं। तो आज मैंने ये रात को ही सोचा था कि आज स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल रखेंगे, लेकिन लास्ट तक बरकरार रहे और सभी कर पाए। और ज्यादा स्ट्रेचिंग थी एक्सरसाइज में। स्ट्रेचिंग का इफेक्ट फैट लॉस में हार्ड वर्कआउट से भी ज्यादा होता है। स्ट्रेचिंग जितनी ज्यादा करोगे फैट लॉस बॉडी शेप में उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आज स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा थी, सारी की सारी एक्सरसाइज स्ट्रेच बेस्ड ही थी। तो स्ट्रेचिंग हमने ज्यादा करनी है, स्पीड अपनी इतनी रखनी है कि हम उसको लास्ट तक कंटिन्यू कर पाए उस स्पीड को। ये नहीं कि हमने 2-4 एक्सरसाइज तो पूरी स्पीड में कर ली, फिर उसके बाद जो है कि हम हाफने लग गए या फिर बिल्कुल स्लो डाउन हो गए, तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं होता। तो आज कोशिश मैंने यही की थी कि वो मेंटेन रहे लास्ट तक और सभी उसको कर पाए। तो बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छी लगी एक्सरसाइज, वो स्पीड को मैंने भी एंजॉय किया। और उसमें बिल्कुल जो है कि पसीने भी बहुत बढ़िया निकले हैं। ये नहीं है कि कोई ये कहे कि उसमें पसीने नहीं निकले या कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुई या कोई दबाव नहीं पड़ा। आपके हर पार्ट के ऊपर स्ट्रेच आई थी उससे, आपकी बगलें, आपकी थाइज पे, आपके लेग्स पे, आपके शोल्डर्स पे, सारी की सारी बढ़िया एक्सरसाइज थी। मजा आया मुझे, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया इसको, और आगे कंटिन्यू भी इसको हम करते रहेंगे। बढ़िया लगा मुझे भी ये। तो आज का जो एजुकेशन टॉपिक था सब कुछ कवर कर दिया उसमें, कुछ कहने की जरूरत बची ही नहीं। हमारी जो वेट बढ़ने का प्रोसेस है, घटने का प्रोसेस है, फिटनेस का प्रोसेस है, सारा का सारा हार्मोन्स से रिलेटेड होता है। और हार्मोन्स अगर हमारे डिस्टर्ब है तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी खाने से संबंधित है सारा का सारा सिस्टम। तो अपने खाने को हमने रिप्लेस करना है। मील रिप्लेसमेंट ही होती है जब हम डाइट प्लान देते हैं, उसमें खाना बंद नहीं होता। हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ रोटी को ही खाना मानते हैं, अनाज को ही खाना मानते हैं, लेकिन वो खाना हमारे लिए ठीक नहीं है ज़्यादा। हमने खाने को बंद नहीं करना है, हमने खाने को रिप्लेस करना है। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे हमने रिप्लेस करना है उसको। हमें विटामिन चाहिए तो विटामिन देने, हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन देना। हमें जितने कार्ब्स चाहिए उतना आपके खाने में रोटी, चावल, दाल, दही, रोटियां और जो है कि अपना सब्जी सब कुछ ऐड है। आप उस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। सारी की सारी साइंटिफिक रीजन आज अमित ने बताई हैं। बहुत बढ़िया हाई लेवल की एजुकेशन थी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा, आपने इसको सुनना जरूर है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। टाइम इतना ज़्यादा हो गया, देखिए 9 बज चुके हैं, आज का टाइम बहुत ज़्यादा लग गया लेकिन पता ही नहीं चला। और 32 लोग ज्वाइन हैं इतनी लेट तक भी, तो आप सभी बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आप, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड था, लीव करने का मन ही नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच अमित, बहुत बढ़िया एजुकेशन थी आपकी। एजुकेशन का लेवल बहुत ऊपर था, सारी चीज़ों को बारीकी से डायग्राम के साथ समझाया है, आप सभी की समझ में आ गया होगा। और फिर भी आप एक बार इसको दोबारा सुनेंगे, समझेंगे शांति से, तो बहुत बढ़िया आप इस
को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।